नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध की। बीच में आता है कि शांति बहाली होगी, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद ही, दिन की तो बात अलग है कि वापस से फिर वही स्थिति होती है। अभी लेटेस्ट यह है कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने एक दिन पहले ही अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था, अपाचे हेलीकॉप्टर। उसके दोनों पायलट सुरक्षित होने का दावा किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने उनके वाटर रिसोर्स को तबाह कर दिया और दोनों ओर से फायरिंग हुई है। अब होर्मुज स्ट्रेट के लिए पूरी तरह से कंप्लीटली ही ईरान ने कहा है कि अब इस पे कोई समझौता नहीं होगा, जहाज देखते ही गोली मार दीजिए। ये स्थिति अब यहाँ तक पहुंच गई है, क्योंकि मध्यस्थताओं की भी कोई सिचुएशन का पता नहीं है। कहीं बातचीत की चर्चा चलती है, फिर वो वापस से हो जाती है। अब ट्रंप साहब का लेटेस्ट ये कहना है कि ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत विलंब हो चुका है। 2 दिन पहले कह रहे थे कि फाइनल स्टेज पे हैं। खैर, इसी बीच ये दुखद खबर है कि जिस शिप पे अटैक किया गया था उसमें से 3 जो भारतीय लापता थे उनकी मौत हो गई है। ये एमईए ने बाकायदा अधिकृत रूप से इसे बताया है। ये दुखद खबर है। भारत ने अमेरिका के राजदूत को तलब भी किया है और गहरी नाराजगी इस पर जताई है। खैर, लेकिन जो सिचुएशन है उस पर क्या कहना है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़े हुए हैं, एयर कमोडोर चंद्रमौली सिंह साहब जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है सर, ये सिचुएशन बिगड़ती जा रही है? यूएनओ ने भी अब इस पे गहरी चिंता जाहिर की है, तो कुछ वक्त लग सकता है या फिर ये अब तो इसी तरह से चलेगा, ढुलमुल रहेगा, कभी कोई फायर करेगा कभी कोई फायर करेगा? योगेंद्र जी, जैसे कि अभी पिछले 3 दिन पहले जब पहली बार अमेरिका ने इनके पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज के ऊपर उन्होंने बम्बार्डमेंट किया था, तब भी मैंने कहा था कि इसके एक्सीलेट होने के ज्यादा चांसेस हैं। और अभी क्योंकि ईरान इसका जवाब जरूर देगा। और जो अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया है, पहले दिन तो ट्रंप ने उन्होंने माना ही नहीं कि इसको उन्होंने गिराया है, और उसको रिटेलिएशन के पहले ईरान ने भी मना कर दिया था कि हमने नहीं गिराया। उसके रिटेलिएशन में फिर इन्होंने उनके जो वाटर फैसिलिटीज, और इन अरब कंट्रीज में यहाँ पे वाटर फैसिलिटीज पेट्रोल फैसिलिटी के बराबर की इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अगर वहां पीने के लिए पानी नहीं होगा तो वहां की जनता के ऊपर सीधा असर पड़ता है। तो वो पहले भी बोला था कि हम इनकी फैसिलिटीज को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। पर ईरान ने उसके बाद इसको जॉर्डन में उन्होंने 2-3 जगह पे उन्होंने उसको अटैक किया है, कुवैत पे अटैक किया है, और वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं या ऐसी इंस्टॉलेशन या कंपनीज है जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट है, उस जगह के ऊपर उन्होंने उस पर बम्बार्डमेंट किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर लेबनान की और इजराइल की लड़ाई बंद हो जाती तो शायद
कुछ चांसेस थे आगे बढ़ने के, और अभी प्रेसिडेंट इतने उनको मतलब ऐसा हो गया कि ना तो वो निकला जा रहा ना वो फेंका जा रहा, ऐसी हालत उनकी हो गई है कि अभी अमेरिकन फोर्सेस को वो वापस कमिट करना नहीं चाहते। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया को आएगा, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर डालेगा, वो हॉर्मुज चैनल था, उसके ऊपर अमेरिका ने बोल रहा है कि ये खुला हुआ है, और ईरान बोल रहा है कि ये कोई भी शिप चाहे वो बिजनेस की हो, मतलब नो मूवमेंट है हुआ उसके हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर। इस घटना इसके के बाद साथ और साथ कर दिया उन्होंने सब। हाँ, इसके साथ साथ आप देख रहे थे कि जो ईरान के फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो ईरान से ऑयल लेके जा रही हैं, उससे फिर अमेरिकन जो उन्होंने उसके ओमान के जो स्ट्रेट जो है उधर बे ऑफ ओमान, उसके पास जो जगह है आखिरी में जहाँ ये हॉर्मुज स्ट्रेट खत्म होती है और समुद्र शुरू होता है, वहां पे उन्होंने अपनी वॉरशिप लगा रखी है, और वहां से ही उन्होंने ये हमारी जो जो दो टैंकर थे, एक 4 दिन पहले ऑयल टैंकर और एक परसों जो किया, दोनों के ऊपर उन्होंने उस पर अटैक किया है। इसका मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि इंडियन जो ऑयल टैंकर्स हैं या गैस के टैंकर्स हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम हो गया है। दूसरी बात ये है कि ईरान ने ये भी धमकी दी है कि हम रेड सी के ऊपर जो दूसरा रूट है जो मेडिटेरेनियन सी सुएज कनाल के थ्रू उसको जोड़ता है, उसको भी हम बंद कर देंगे, और वहां पर होती जो अभी तक चुपचाप बैठे थे सीरिया में, वो सब वो भी सामने आकर के उन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी, उन्होंने भी एक्शन शुरू कर दिया। और क्या होता है योगेंद्र जी, जब भी इन बिजनेस की शिप्स पे हमला होता है तो हमले से पहले जो जितनी इनकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्हें बहुत बड़ा पैसा देना पड़ता है, अगर इंश्योरेंस इनकी बड़ी बड़ी शिप का कितना महंगी इंश्योरेंस होती होगी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पहले ही मना कर देती है कि ऐसे लड़ाई के समय हम इंश्योरेंस इसके ऊपर विड्रॉ कर लेते हैं, इंश्योरेंस कवर को उसको फोर्स मेजोर क्लोज करके है उसकी की तो हमारे बस की बात नहीं है, तो आप तो वो जो ही विड्रॉ करती हैं तो ये जितनी बिजनेस शिप्स हैं टैंकर्स हैं जो इतने महंगे पैसे से बनती हैं, वो फिर वहां से मूवमेंट करना वैसे पीछे हो जाते हैं। तो इसको देखते देखते आप देख रहे थे आज क्रूड का प्राइस जंप हुआ है, और अभी आने वाले दिनों में अगर जैसे शुरुआत हुई थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जब बंद किया था तो एकदम से ऑयल के प्राइसेस शूट अप हुए थे। तो अभी जो रिटेलिएटरी एक्शन है, इसी बीच एक बात कहना चाहूंगा, अभी ट्रम्प का एक उनके सोशल मीडिया पे कुछ देर पहले एक बयान और दिया उन्होंने, उनका जो ट्रूथ सोशल मीडिया उस पे उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब ईरान पे और भीषण हमले करेगा और उनका जो तेल और गैस के भंडार उन पे कब्जा कर लेगा। तो लगता है कि हालांकि ट्रम्प की बातों में कितनी सच्चाई है वो कब मुकर जाए ये भी कोई पता नहीं है, वो एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, एक प्रेशर की भी उनकी। लेकिन कल उन्होंने ये भी जवाब इसी संदर्भ में कल बोला था कि इसको हम रिपेयर कर देंगे, सारी फैसिलिटीज का जो वापस इसको चालू करने का खर्चा अमेरिका भरेगी, जब इनकी बात चल रही थी, परंतु उसमें से 50% ऑयल का प्रोडक्शन अमेरिका को जाएगा। ये ऑफर कल ट्रम्प साहब ने दिया था। उनका कुछ पता चलता नहीं है क्यों, इतने बड़े सबसे शक्तिशाली देश के वो राष्ट्रपति हैं, और थोड़ी बहुत उनके स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत तो वजन होना चाहिए, परंतु है नहीं। वो आज कुछ बोलेंगे कल बोलेंगे, 3 दिन में हो जाएगी और दूसरे दिन अटैक कर देते हैं। बिल्कुल वही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर कोई इसमें किसी पॉइंट पे भी पहुंचने की कोशिश की जाए तो 4 घंटे बाद तो कुछ ही हो जाता है। मैं चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। सर एक लंबा एक्सपीरियंस आपका भी, डिफेंस में रहे हैं, इस तरह की कभी सिचुएशंस देखी हैं कि 3 घंटे पहले कुछ है, 5 घंटे बाद में कुछ होगा, रात को कुछ देखते हैं, मध्य रात्रि में कुछ हो जाता है, सुबह समाचार पेपरों में कुछ मिलता है, रात को जब सोते हैं तो चैनल्स को कुछ और देख के। तो ये अभी भी ट्रम्प साहब ने जो कहा है कि उन्होंने कहा है कि जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी रात भीषण हमला होगा और हम तेल और गैस पर कब्जा कर लेंगे, ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ईरान ने साफ कहा है कि हम हर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, हम डरते नहीं है, होर्मुज से अगर कोई भी जहाज निकलेगा तो हम फायरिंग करेंगे। तो ये सिचुएशन है। इससे तो लगता है कि सीज फायर तो है वो नामात्र का रह गया और अपनी मर्जी
जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी तब तक फायर रोके रहेंगे, जब तक मर्जी होगी तो आप फायर कर देंगे। जी जय हिंद। ये युगेंद्र जी युद्ध नहीं है, ये एक तरह से ये फॉग ऑफ वॉर है। फॉग ऑफ वॉर में मतलब कौन कब कहाँ क्या कर रहा है, मतलब ये चल रहा है इसके अंदर। अब हमने सिंदूर किया था, उसकी प्रॉपर ब्रीफिंग होती थी, एक ही ब्रीफिंग होती थी, दैट वाज द फाइनल ब्रीफिंग। इसमें कोई मिनिस्ट्री या कोई बीच में आगे नहीं बोलता था। जब भी युद्ध होता है, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कोई नहीं कह रहा पुतिन कि मैं आज को तोड़ूंगा, वो कह रहा मैं उसको मारूंगा, कुछ नहीं होता। युद्ध के अंदर सब कुछ सीक्रेट होता है और सब कुछ एज पर प्लान होता है, और कभी कभी प्लान में तब्दीली होती है एज पर द सिचुएशन। ये नहीं हुआ तो वो जाएगा, वो होता है। ये स्टेटमेंट देना इज नॉट करेक्ट। तो आप जैसे बता रहे हो, जैसे इतना बड़ा देश है, मैं आपको बताऊं इसकी इसकी ब्यूटी देखो आप इस वर्ड की। हम सुन रहे हैं और इसको जो अपेचे को जो मारा है, इसको मारा नहीं है, मर गया है। कैसे? कि ड्रोन से इस पे अटैक हुआ है। ड्रोन से कोई किसी हवाई जहाज को अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ड्रोन की स्पीड 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, हेलीकॉप्टर स्पीड 300-400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये ड्रोन एक वन वे बॉम्ब एक तरह से, जो करेक्ट जगह में जाता है। अब जब हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो करेक्ट जगह पता नहीं है, मतलब ये कॉम्बैट करने वाला ड्रोन नहीं था। आपको ब्यूटी बताऊं इसकी, कि ये ड्रोन जो हेलीकॉप्टर जा रहा है, अगर हेलीकॉप्टर जा रहा है, इसके सामने से इनका जो कॉकपिट होता है, 2 पायलट बैठते हैं, उसके अंदर घुस गया और फूटा नहीं। तो मतलब कि क्या होता है कि ड्रोन को असाइंड होता है टारगेट के, वहां जाकर के आप फूटो। ये टारगेट कोई और टारगेट आके बीच के अंदर हवा में जा रहा था, इसको घुस गया अंदर। तो वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। क्या इन्होंने, ईरान ने ऐसा ड्रोन बना लिया जो हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है जाकर के, फाइटर में घुस जाएगा जाकर के? क्या बनाया है मुझे पता नहीं। तो इसमें घुस गया और ये जलना शुरू हो गया, बिकॉज अंदर घुसा है तो जलना शुरू हो गया। और हेलीकॉप्टर लो उड़ते हैं समुद्र के ऊपर, ये पायलट इमीडिएट डिच करते हैं उसको, इसको कहते हैं डिच करना पानी में। तो पानी में नीचे डिच करे गए, और मीनवाइल उनकी जो कैनोपी की जो फाटक होती है उसको खोल के बाहर कूद गए। जब ये हेलीकॉप्टर गिरता है, इंटैक्ट हेलीकॉप्टर है, फूटा नहीं, वो फूट जाता तो पायलट भी मर जाते। और जो पंखा चल रहा है, टच होते ही पंखा बंद, रुक जाता है एकदम पानी में गिरते ही। ये लोग सेफली निकल गए वहां से, और इस तरह से दोनों पायलट बच गए। हेलीकॉप्टर इंटैक्ट है, लेकिन हेलीकॉप्टर नाकाम हो गया, गिर गया वहां पे। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। ये हो क्या रहा लड़ाई के अंदर? मतलब इन हवाई जहाज जो उड़ते हैं, इनको ये पता नहीं कितना ड्रोन उधर से हवा में किस हाइट पे जाए, वहां जाए तो सडनली ड्रोन टकरा जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो ये तो हो गया अपेचे की बात। और आप जो बता रहे हो कि बार बार जो स्टेटमेंट चेंज होती है, यस, क्योंकि इनके जो एम है वो है, जैसे आपने खुद ने ओपनिंग सेंटेंस क्या बोला आपने, कि ईरान यूएस वॉर। ईरान यूएस का वॉर कभी था ही नहीं, ये तो इजराइल यूएस का वॉर था। वो पहले अटैक करते थे, उन्होंने भी हजारों मारे थे। ये सडनली यूएस बीच में आ गया और आपकी स्टेटमेंट चीज हो गई, ईरान यूएस वॉर हो गया। सो एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। यूएस बाहर बैठा हुआ अपने जहाज लेकर के, और हॉर्मुज के अंदर बैठा हुआ है अपना ईरान के, और ये कहता है कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहा है मैं सब कुछ करूँ, सब कुछ बंद कर दिया है। तो हॉर्मुज के अंदर को नहीं जाता है। जैसे जनरल साहब ने बताया कि हमारा स्टेली बेलो जो जहाज है, वो अगर ये दुबई का है, इधर ईस्ट के अंदर ओमान है, उसके भी 20 नॉटिकल माइल दूर खड़ा हुआ था जहाज, या जा रहा था। उसने वार्निंग दी अमेरिका ने कि मत करो। वो अपना काम कर रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान को एक कॉन्फिडेंस है कि हमारे को कोई रोकेगा नहीं, बिकॉज हम स्टेट से नहीं आ रहे हैं, ईरान से नहीं आ रहे हैं। उसने उसको वार्निंग दी अमेरिका ने, उन्होंने मार दिया। एंड अमेरिकन जो मारते हैं पूरा शिप नहीं तोड़ते हैं, उसके इंजन में मारते हैं। पहली बार भी जो मारा था, इंजन में मारा था। तो इंजन का लास्ट में होता है, जिसका प्रोपेलर नीचे पानी में होता है, और इंजन का उसके ऊपर इंजन होता है। तो जो अगर शिप ऐसे जा रहा हो तो पीछे से मार देते हैं, इंजन नाकाम हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली 24 क्रू हमारे भारतीय थे, जिसमें 3 की डेथ हो गई, 21 को रेस्क्यू कर लिया हुआ। तो ये सिचुएशन वहां इस तरह, ये सिचुएशन है योगेंद्र जी की। ये अनप्रेडिक्टेड वॉर है, अनकन्वेंशनल वॉर है। कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, कौन हिल रहा है। अभी कहते हैं कि 3 शिप वहां से निकल गए, टैंकर निकल गए ऊपर से, धीरे धीरे वो धीरे धीरे अपना बंद कर। ये भी हो रहा है, रुक भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। कोई टोल देकर के भी गया हुआ है, जापानीज वगैरह, वो टोल देकर के चला गया। इतने अरब मिलियन डॉलर कलेक्ट कर लिए, एक ही उसका 10-15-20 करोड़ डॉलर वो टोल मांग रहे उसका। तो सब सिचुएशन चल रही है, नथिंग इज क्लियर। हमको जो न्यूज आती है वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट न्यूज ऑन ग्राउंड
नहीं मिल पाती कभी कभी, कौन कब कहाँ न्यूज दे रहा है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब टीवी पे बैठते हैं। जी युगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई कयास नहीं लगाया जा सकता। एक तरफ ट्रम्प साहब हैं, ट्रम्प साहब जैसी हरकत करते हैं, फिर उसका जवाब भी सामने वाला वैसे ही देता है। और ट्रम्प साहब एक खींच भी है उनके अंदर कि मेरे को इतना समय लग गया और मैं जिसको 2.5 दिन में निपटाना चाह रहा था वो सब निपट पाया। ये उनके अंदर एक टीज जरूर है इस बात की। मैं द्विवेदी साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको कि ट्रम्प के कई स्टेटमेंट्स में उनकी खींच टीज ये भी दिखाई देती है? क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इस युद्ध में कई चीजें ऐसे हैं, कई चैप्टर उनके जो वर्षों से एक स्तंभ की तरह दिखते थे, उनकी पोल खुल गई। जैसे नाटो से किनारा कर लिया इन्होंने, जब बीच में ये सीज फायर से पहले की सिचुएशन थी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने कई मना किया कि हमारा एयर स्पेस हम नहीं देंगे आपको, तो नाटो के लिए कहा कि इनको क्यों पोषित किया जाए, इसके को औचित्य नहीं रहा है, इसको खत्म करिए। यूएन ऐसी स्थिति में है कि वो केवल बोल सकता है, उसको कोई संजय दिखाई नहीं दे रहा कि एटलीस्ट ये भी दिखा दे कि सामने क्या दिख रहा है। वो धृतराष्ट्र की तरह मौन होकर के बैठे हुए हैं कि कुछ दिखाई नहीं देगा। धृतराष्ट्र को संजय तो बता रहा था कि युद्ध में ये चल रहा है, उनको तो ये भी नहीं दिखाई देता। अखबारों से पता लगता होगा, क्योंकि सिचुएशन जो प्रासंगिकता होनी चाहिए थी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, वो भी धूमिल हो रही है। ट्रम्प किसी को मानते ही नहीं है। तो अब क्या लगता है सर, ये तो दोनों को ही होगा, मध्यस्थता भी करने वाले को भी मुझे लगता है कि डर ही होगा कि पता नहीं को मानेगा नहीं मानेगा। यूएन की भूमिका तो मान सकते हैं कि नगण्य भूमि और नेपथ्य में चले गए हैं, कोई औचित्य रह नहीं गया, केवल स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार। मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रम्प की जो क्रेडिबिलिटी है एज ए यूएस प्रेसिडेंट, अब तक Yes. सबसे कम विश्वसनीयता उनकी बनी हुई है, अपने देश में भी और देश के बाहर भी। क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने इसे विदिन मतलब वीक के अंदर खत्म करने का प्लान लिया था और यूएस की जो अपनी सैन्य सर्वोच्चता है उसको दिखा रहे थे। लेकिन अब यह जो युद्ध है इसमें इसके नतीजों पे उनका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का आकलन ही गलत था। क्योंकि 1979 में आप देखिए, जब इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की स्थापना होती है शाह सरकार के बाद, शाह के शासन के बाद, तो पहली बार जब इतना असंतोष ईरान के अंदर था 2025 के अंदर, जब लोग सड़कों पे युवा आ रहे थे और उनको फांसी पे दे रहे थे। और इस दौरान इजराइल और यूएस ने ये सोचा कि हम अगर अटैक करते हैं, उनका आंकड़ा नहीं था, तो जो फोर्सेज हैं, एंटी गवर्नमेंट जो फोर्सेज, वहां पे लोगों के अंदर जो गुस्सा है उबल पड़ेगा और हमारा साथ मिलेगा और सत्ता वहां पे क्या होगी, विस्थापित हो जाएगी, नई सत्ता आ जाएगी। लेकिन वो आकलन गलत निकल गया, क्योंकि जैसे इन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को खत्म किया फरवरी के अंदर, वहां एक इमोशनल अटैचमेंट, नेशनलिस्ट फीलिंग जो होती है, आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इस तरह की फीलिंग देखी गई थी। लोग जुड़ गए हैं ईरान के, और ईरान जो है अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इसलिए वो हॉर्मुज के लिए वो तभी तक लड़ेगा, उसका फाइनेंशियल सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति हॉर्मुज स्ट्रेट से मिलने वाली है। लेकिन कल और आज जो हमला हुआ है ओमान तट के पास, अपने एमटी जलवीर और सेंट बेले पे, जिसपे अपने भारतीय युवक भी मारे गए हैं, ये काफी दुखद है। और कह सकते हैं कि ये युद्ध का जो नुकसान है, ये लड़ तो इजराइल, अमेरिका और ईरान रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा विश्व इसमें झुलस रहा है। और एशिया की स्थिति सबसे बुरी है। भारत में महंगाई अपने चरम पे पहुंच गई है, सरकार एकदम परेशान है। अलग अलग हर रोज हमारे तेल और गैस और नेचुरल सबके दाम को रिवाइज किया जा रहा है। लेकिन अब ये बौखलाहट जो है यूएस के अंदर, ट्रम्प की जो छवि खराब हो रही है, जो उनके एक वैश्विक ताकत के रूप में यूएस की छवि खराब हो रही है, उस बौखलाहट का नतीजा है कि अब अमेरिका भी बिना सोचे समझे अटैक कर रहा है। और इस अटैक में जो एमटी जलवीर और सेंट बेलो में कल और आज हुआ है, उसमें हमारा जो नुकसान हुआ है ये तो मतलब अक्षम्य है, ये माफी के योग्य भी नहीं है। क्योंकि आप एक जिम्मेवार राष्ट्र बन रहे हो, आप भी हमला उसी तरह कर रहे हो जैसे ईरान कर रहा है। तो आप कर क्या रहे हो? आप तो आए थे रक्षा करेंगे, हम सबको पास आउट देंगे, आपको पैसेज देंगे सेफ निकलने के लिए, और आप ही अब हमला कर रहे हो। तो ये क्षमा के योग्य नहीं है। और ट्रम्प की छवि जो है दुनिया में, सब यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने सबसे ज्यादा उस छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि इसका एक पहलू और मैं बताना चाहूंगा आपकी, गल्फ कंट्रीज ईरान के डर से कि कभी ईरान हमें अपने शिकंजे में नहीं ले ले, क्योंकि छोटे छोटे से देश हैं, उन्होंने अमेरिका की शरण इस वजह से ली
क्या कि अमेरिका को बेस की अनुमति इस वजह से दी कि कभी कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी तो हमारे साथ देंगे। आज अमेरिकन बेस की वजह से धरती पे उनकी पे जो नुकसान हो रहा है, कई बार मिसाइलें आपने देखा भी होगा कि कुवैत हो और कहीं भी वो दुबई हो, इनमें मिसाइल से जिस तरह से उनकी अपनी प्रॉपर्टी को भी काफी नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी एक उनके लिए चिंता की बात है। कईयों ने कह भी दिया कि अमेरिका का औचित्य क्या है, समझ से परे है। तो चले, मैं थोड़ा थोड़ा सा वक्त है, 1-1 मिनट के लिए मैं वापस आना चाहूंगा। मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा। ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो भारत ने अमेरिका के राजदूत को बुला करके या इस तरह की कोई भी पोजीशन होती है तो हम नाराजगी जताते हैं। नाराजगी के मायने क्या होते हैं? कुछ उसका असर होता है या बस एक प्रोटोकॉल है कि अगर आप पे किसी ने हमला किया, आपको कोई तकलीफ हुई है तो एक नाराजगी जता दो? नहीं योगेंद्र जी, ये क्या है कि एक जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो उस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसके वहाँ की सरकार का नुमाइंदा है। और अगर भारत सरकार में अगर इमीडिएटली किसी से बात करनी है उस देश के सरकार को, तो वो राष्ट्रदूत जो वहाँ है उधर, उसका जो वहाँ की एम्बेसी है, वहाँ के एम्बेसडर को बुलाते हैं। परंतु हमारे यहाँ क्या हुआ, इतना कई बार इसके हमको एम्बेसडर को नहीं बुलाया गया। एक कोई जूनियर रैंक का ऑफिसर था, उसे बुलाया गया था। कल 1-2 जगह पे इसका क्रिटिसिज्म भी आया था, इसकी खिलाफत भी आई थी कि इस तरह से इतने हमारे आदमी मारे, तो कम से कम उनके जो एम्बेसी का हेड है, जो एम्बेसडर है या हाई कमिश्नर है, उसको यहाँ बुलाना चाहिए था और उससे बात करनी चाहिए थी, उसको ये डिस्प्लेजर देना चाहिए था। जबकि वो एक जूनियर रैंक ऑफिसर है, दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर का, उसको बुलाया गया। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेजर जो कंट्री दे रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये एक संदेश जाता है कि आपने जो ये किया है ये ठीक नहीं है। परंतु हमारी दूसरी बिजनेस शिप थी, जो टैंकर था, जिसे उन्होंने रोका है, पहले 4-5 दिन पहले एक किया था, कल एक, उसमें हमारी देश की बड़ी वो होती है, थोड़ी इज्जत पे उस पे आंच आती है, क्योंकि हम अपने आप को अमेरिका, हमारा बहुत अच्छा, हमारी देश के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसी तरह हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात, हमारे देश के ताल्लुकात पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज में अच्छे हैं। एक जो चंद्रमौली साहब ने जो बताया था, जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, आपने देखा होगा कि हमने भी पिछली अभी हमने भी खरीदे हैं, और वो एक बहुत ही रोबस्ट हेलीकॉप्टर है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा बड़ा हेलीकॉप्टर है, जिसके ऊपर 2 रोटर होते हैं ऊपर, 2 रोटर। हाँ, तो उसको ड्रोन से एकदम स्ट्राइक करना या तो वो एक्सीडेंटल होगा, क्योंकि जैसा कि शुरू में ईरान ने माना नहीं उसको, परंतु बात में यह है कि उनके ही ड्रोन से वो उसको इनइफेक्टिव हुआ है, पर आग नहीं लगी और वो पायलट वगैरह बच गए। मतलब लगी भी होगी तो आगे बच गए हैं, क्योंकि उसमें इतने सेफ्टी वो होते हैं उसके अंदर मैकेनिज्म की, पायलट फिर भी बच गए हैं, नहीं तो वहां से ऊपर से गिर के मर जा सकता था। और दूसरी बात और मैं आपको एक बताऊंगा कि इस लड़ाई के धीरे धीरे पूरी की पूरी वहां की आवाम इकट्ठी, ईरान की आवाम में एकता आ गई है, जो कि एक अमेरिका के लिए बहुत ही बुरा एक संकेत है। अबे आपने सुना होगा 4 दिन पहले ही उसने कितने सारे 250 से 300 जो एजिटेशन किया था, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था इस रिजीम के खिलाफ। लड़ाई की पहले की बात है, जब खूब सारे लोग पकड़ लिए गए थे, उनको सबको माफी दे दी है, उन्हें छोड़ दिया नहीं, उनको माफी दी है और छोड़ दिए गए हैं। उसमें से सिर्फ उनको जो स्पाइनेज के लिए या इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए इजराइल को जिन्होंने खबर वगैरह दी थी, उसको छोड़ करके बाकी को छोड़ दिया गया है। और आपने देखा होगा कि लेबनान में भी कल परसों इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है कि पूरी की पूरी दुनिया वहां, जबकि लेबनान की सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है इजराइल की, उसकी हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई है, जो सदर्न लेबनान में उसका डोमिनेंस है। परंतु उसके बावजूद उन्होंने खमेनी जो और ये अपना हिजबुल्लाह, इन दोनों के पोस्टर लेकर के काफी जबरदस्त इसमें प्रोटेस्ट किया है। इसका मतलब पूरा का पूरा अवाम उनके साथ है इस लड़ाई। बिल्कुल। तो यहाँ अमेरिका जो सोच के चल रहा था, उनके पास में जो इन्फॉर्मेशन चाहे मोसाद के जरिए हो या CIA के जरिए, वो स्थिति ऐसी होगी, क्योंकि उनको लग तो रहा गया कि खामेनेई के बाद में हम रिजीम चेंज कर देंगे। हालांकि बहुत बार पब्लिक डोमेन में भी चीजें आ गई, लेकिन वहां एक धोखा खा गए ट्रम्प। मैं चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। तो सर अब क्या किया जाना चाहिए, या वेट एंड वॉच की स्थिति में है? देखिए, जैसे रिजीम चेंज आपने बताया था, जहां से ये पूरा 28 फरवरी को खेल शुरू हुआ था, रिजीम चेंज,
और मारने के बाद भी इन्होंने खूब तालियां बजाई होगी कि चलो मार दिया सबको, रिजीम चेंज। वहां से रहते रहते हम कितने 100 डेज पार करके हम लोग, एंड सिचुएशन अभी तक संभली नहीं है। और जैसे जनरल साहब बता रहे हैं कि ईरान अगर यूनाइटेड हो चुका है, अभी जो स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं ये आर्मी और पहले IRGC के आते थे स्टेटमेंट आर्मी के, अभी एक यूनाइटेड आर्मी ने मीडिया से ये डिक्लेयर किया हुआ है। अगर ये जुड़ रहे हैं तो एक अच्छी बात है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान फ्रेगमेंट ही नहीं होना चाहिए, ईरान एक साथ रहना चाहिए, तभी लड़ाई कर पाएगा। यूएस अकेला है, वो यूनाइटेड है, लेकिन इनमें मरने की वो ताकत है, ये मर जाएंगे देश के लिए करने के लिए, वो अमेरिका में नहीं है। तो इस वजह से अमेरिका किसी जगह उतर करके ऑन ग्राउंड, अभी तक 1.5 महीना हो गया उतरा नहीं है, कहता ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उतरा नहीं है। लेकिन अमेरिका में ताकत है करने की, ऐसी बात नहीं है। जब उनके पायलट 2 गिरे हुए थे, मिड ईरान में घुस करके अगर पायलट को रेस्क्यू कर सकता है, इससे अच्छा डेयरिंग और एक्शन क्या हो सकता है? तो कर सकते हैं, केपेबल है, करेंगे ये लोग, क्योंकि ऊपर उनके हवाई जहाज उड़ते हैं, फिर नीचे उनके ट्रांसपोर्ट जहाज उड़ते हैं, फिर नीचे हेलीकॉप्टर उड़ जाते हैं, और रनवे छोटा सा बना देते हैं, जहाज उतर जाता है, कुछ भी कर सकते हैं, 150 आदमी उतर भी सकते हैं। तो ये क्षमता इनकी है। तो आप जिससे बता रहे हो, और हमने जैसे डिस्कस किया हुआ कि ट्रंप का तो बेबुनियादी बयान आते रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल लड़ाई चल रही है, इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, और ना इसका निकल पाएगा अनलेस ये MOU साइन हो जाए। और दूसरी चीज, ये भयंकर अटैक कर दे ईरान के ऊपर, यूएस जैसे कह रहा है, क्योंकि इजराइल अपना बिजी हो गया अपने लेबनान के अंदर। अगर ये यूएस अगर अटैक करता है, जैसे अभी इन्होंने टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल मारे, आप देखो टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल की 2000 से 3000 किलोमीटर जाता है और एक्यूरेट जाकर के मार करता है, इससे तोड़ रहे हैं उसको ईरान को। तो अभी हम वेट करके देखते हैं कि MOU को क्या हो रहा है या एस्केलेट हो रहा है, ये अभी देखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल वेट करना होगा, क्योंकि तकलीफ में बहुत दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी है और सब युद्ध के रुकने का इंतजार करते हैं। द्विवेदी सर, आपके पास में आना चाहूंगा, समय ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अभी भारत को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इस पे? भारत तो अभी यूएस पे ही दबाव बना सकता है, क्योंकि हमारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। यूएस इसमें कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में है, क्योंकि मैंने जैसे बताया, ईरान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो पीछे हटेगा नहीं। चंद्रा सर ने भी कहा कि वो मरने मारने को भी तैयार है, क्योंकि मामला वहां अस्तित्व के संकट का है। ट्रंप क्यों दिक्कत में है? क्योंकि ट्रंप के अंदर ठीक उल्टा ईरान से हो रहा है, वहां की जनता उनके खिलाफ हो रही है। ये आपने फालतू में युद्ध में झोंक दिया है यूएस को, और यूएस के $बिलियन खर्च हो रहे हैं इसमें फालतू के। और साथ ही साथ उनकी जो सैन्य जो अपनी एक छवि थी विश्व स्तर पे, वो सैन्य छवि काफी खराब हुई है। और साथ ही साथ आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध हो या यूएस इजराइल और ईरान युद्ध हो, इस दोनों ने जो स्थापित सैन्य ताकत थे, उनकी असलियत को जमीन पे दिखाने का काम किया। तो इस चीज से ट्रंप के बयान में प्रतिदिन बदलाव आ रहा है। आज रात कहते हैं कल समझौता हो जाएगा, और अगले दिन बोलते हैं मैं खाक में मिला दूंगा। तो उनको कहीं ना कहीं वहां की जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्णय अमेरिका को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने युद्ध शुरू किया है, जिसका नुकसान खाड़ी देशों को, साथ ही साथ भारत को बड़े स्तर पर उठाना पड़ रहा है। तो हमको उन्हीं को पे दबाव देना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि प्रेशर वहीं पे है, लेकिन बस बात यह है कि अमेरिका कितना प्रेशर मान के चलता है। हालांकि ट्रंप साहब ने जो अभी अनाउंस किया है कि भीषण बमबारी करेंगे और ईरान की सब चीजों को खत्म कर देंगे, हालांकि इस तरह के बयान कई बार दे चुके हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि भेड़िया आया बाद में नहीं आया, और एक्चुअल में जब आया तो लोगों ने देखा कि ये तो खा गया सब भेड़ों को। तो ये वाली जो पोजीशन है वो देखने वाली बात होगी कि वास्तव में अमेरिका कितनी क्या अपनी एक्शन प्लान में इससे गति देता है। क्योंकि जैसे अभी हमारे एक्सपर्टीज ने भी बताया है, या तो बम्बारमेंट इतना जबरदस्त होगा कि ईरान को तबाह कर देंगे, तब ये युद्ध रुकेगा ताकि वो कब्जा करेंगे, या फिर एग्रीमेंट को साइन होगा तभी रुकेगा, अदरवाइज तो इसी तरह से चलेगा, चलता रहेगा तो तनाव कायम रहेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।